अपन ने देखा था कि सम्राट अशोक ने सम्राट खारवेल की बात आ रही थी अपनी कि सम्राट खारवेल जो था उसने 17 पंक्तियों का एक शिलालेख लिखवाया। उसकी 10वीं पंक्ति में भारतवर्ष नाम आया। तो जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला प्रश्न संसद में ही उठा कि इस देश का नाम क्या रखा है। किसी ने हिंदुस्तान कहा, किसी ने सिंधुस्तान कहा, सिंधुओं का स्थान है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, इसका नाम सिंधुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान एक्चुअल में जो हिंदुस्तान आप कहते हैं ना, जो अरब के वासी है, अरब के जो वासी होते हैं वो सा को हा कहते हैं। क्या सा को हा कहते हैं, इसलिए सिंधु का हिंदू बन गया, सिंधु का हिंदू बन गया तो वो हिंदुस्तान हो गया। तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहते थे वो, क्योंकि वहां पर सा नहीं बोला जाता, सा को हा बोलते हैं। तो हिंदू सिंधु का हिंदू हो गया। हिंदू किसी जाति विशेष का नाम नहीं, पूर्व काल से भी हिंदू कोई जाति नहीं थी। हिंद प्रांत में रहने वाले यानी सिंध प्रांत में रहने वाले जितने लोग हैं उनको अरब के लोग हिंद कहते, हिंदू कहते थे। अब यहाँ पर केवल वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा चलती है। वेदों को मानने वाले वैदिक कहलाते थे, श्रवणों को मानने वाले श्रवण कहलाते थे। यहाँ हिंदू कोई नहीं था और आज भी हिंदू कोई नहीं। परंतु जैसे ही मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इत्यादि आ गए तो हिंदू एक जातिवाचक हो गया और हिंदू देवी देवता है, वैदिक संस्कृति के जितने देवी देवता हैं उन सबको हिंदू कहा जाने लगा। या ये कहें कि इस देश में रहने वाले उस समय 3 परंपराएं थी। कौन कौन सी 3 परंपराएं? एक वैदिक परंपरा जो वेदों को मानती है, एक श्रवण परंपरा जिसके 2 भाग थे, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। बौद्ध संप्रदाय में भी श्रवण परंपरा होती थी और जैन संप्रदाय को भी श्रवण परंपरा कहा जाता था। तो बौद्ध और जैन 2 संप्रदाय और एक वैदिक संप्रदाय, 3 संप्रदाय इस देश में निवास करते थे। और उन तीनों संप्रदायों को उस समय अरब के जो देशवासी हैं वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इसलिए तीनों को हिंदू शब्द कहा जाता था। और तीनों का धर्म अलग था, तीनों का संप्रदाय अलग था, तीनों के मत अलग थे और तीनों के देवी देवता अलग थे। परंतु तीनों एक ही सिंध प्रांत में रहने के कारण से, सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण से सबको हिंदू कहा जाने लगा। तो भारत देश के संविधान में इस देश का नाम क्या रखा जाए, तब देश के विशेषज्ञों ने कहा ऐसे किसी देश का नाम नहीं रखा जाए जब तक कोई प्राचीन प्रमाण नहीं मिल जाता है कि इस देश का नाम क्या रखा जाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि कोई प्राचीन प्रमाण लेके आओ कि इस देश का नाम क्या है। तो डॉक्टर गौरी शंकर ओझा थे, उन्होंने कहा इस देश का नाम भारत रखो, ये सबसे प्राचीन प्रमाण है। ये कहाँ से प्राचीन प्रमाण है बताइएगा। तो उन्होंने खारवेल के द्वारा जो शिलालेख लिखा गया था कलिंग में, खारवेल के द्वारा शिलालेख लिखा गया था, उस शिलालेख की 10वीं पंक्ति को पढ़ाया कि देखो यहाँ पर भारतवर्ष नाम आया हुआ है। इस देश का नाम प्राचीन रूप से भारतवर्ष था और ये आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। तब से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि अंग्रेज मानते थे, जो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है ना ऑक्सफोर्ड, उसमें इंडियन का शब्द आप देखेंगे तो इंडियन में पुअर, गरीब, भुक्कड़, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को इंडियन कहते थे। और जो इंडियन जहाँ रहते उसे इंडिया कहते हैं। यानी उनकी मान्यता थी कि भूखे, नंगे, फुक्कड़, गरीब तबके के ऐसे लोगों को
के रहने वाले स्थान को इंडियन कर। उनके जमाने पर वो गाली कहलाती थी। तो जब कोई हिंदुस्तानी या भारतीय उनके पीछे पड़ जाता था तो उसको इंडियन कह के भगा देती थी, उसको गाली दे के भगा देते। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी का वो निकला हुआ इस देश का नाम भारत है, इसको भारत बोलो, और इस देश की भाषा हिंदी है, इसे हिंदी बोलो। हिंदी भी क्या है? हिंद प्रांत के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। और उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? उस समय प्राकृत बोली जाती थी। जब सम्राट अशोक का जमाना था, खारवेल का जमाना था, तब प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत का परिवर्तित रूप अपभ्रंश आया, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप हिंदी आ गया। तो संरचना तो पूरी प्राकृत की हिंदी ने पूरी अपना रखी है। तो अपन हिंदी का बोलबाला ज्यादा इसलिए करना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा प्राकृत के बहुत समीप है, इसलिए उसका ज्यादा बोलबाला रखना चाहिए। भाषा सीखना अलग बात है, भाषा को अपनाना अलग बात है। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए है, अपनाने के लिए नहीं। अपनाने के लिए तो हिंदी भाषा है, संस्कृत है, प्राकृत है, ये इसमें जो कल्चर है वो अपनाना चाहिए। सीखना क्यों चाहिए? पहले के जमाने के राजा महाराजा बहुत सारी भाषाएं सीखते थे। पता नहीं किसके यहाँ से कौन सा पत्र आ जाए उसको पढ़ना पड़े, तो नहीं पढ़ना आया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो पत्र को पढ़ने के लिए दूसरे राजा महाराजाओं से संपर्क साधने के लिए उनकी भाषा सीखते थे, उनकी भाषा सीखते थे। अंग्रेजी भी हमें ऐसे ही सीखनी चाहिए कि हमारे हृदय में निवासे, केवल मुख तक का स्वाद हो, और मुख से कब तक, जब हम अपने आपस में हम रह रहे हैं तो हमें कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहिए? हिंदी भाषा। हम अपने परिवार में रह रहे हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हम, माता पिता, भाई बहन, सबके सब एक परिवार में हैं। अब बताइए, एक परिवार के सब सदस्य आपस में किस भाषा का उपयोग करें? हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए ना। हमारे बीच, हमारे परिवार में कोई विदेशी व्यक्ति है क्या? नहीं है। जब कोई विदेशी व्यक्ति आएगा तो उसको समझाने के लिए आप इंग्लिश में बोलिएगा, मगर जब कोई विदेशी व्यक्ति है ही नहीं, हमारा परिवार ही है, अरे जब आप गाली भी देते हो तो किस भाषा में देते हो बताइए? मातृभाषा। मातृभाषा में ही गाली निकलती है? जब किसी को प्यार से पुचकारते हो किस भाषा में पुचकारते हो बताइए? हिंदी में, मातृभाषा में। मातृभाषा में पुचकारते हैं उसको भी, है? पुचकारते हैं नहीं। आप किसी का निकनेम या आप अपने समीपवर्ती किसी व्यक्ति का नेम, निकनेम ये चिढ़ाते हैं तो किस भाषा में चिढ़ाते हैं? मातृभाषा। आप अपनी घरेलू भाषा में चिढ़ाते हैं। आप अपने बर्तनों को, अपनी रसोई के सामान को, कितने ऐसे सामान हैं जिनको आप हिंदी में नहीं बोलते? बहुत सारे सामान हैं। आप उसको भी हिंदी सीखिएगा उसके लिए कि इसको क्या कहते हैं। आजकल तो इंग्लिश का इतना प्रचलन हो गया है कि रसोई के बर्तनों को, रसोई के बहुत सारे सामानों को आप इंग्लिश में बोलना चालू कर दिए, जबकि वो सब हिंदी में बोले जा सकते हैं। तो हमें अपने घर से प्रचलन चालू करना है। जब आप अपने समाज में खड़े होकर के 4 शब्द बोलने वाले हो और आपकी समाज अपनी समाज है और आपकी भाषा समझती है, तो आप किस भाषा का उपयोग करेंगे? आप अपनी घरेलू भाषा का उपयोग कीजिएगा। तो आप, भला ही आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो और आप इंग्लिश में अच्छा समझा भी सकते हो, तब भी जब आप सामूहिक रूप में और जब अधिक से अधिक लोग आपकी मातृभाषा और हिंदी भाषा को समझने वाले हो, तब आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि हमें अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रही की बात? नहीं आ रही सबको? जी भैया, जी भैया, समझ में आनी चाहिए बात
हमें वहां इंग्लिश के वर्डों का, इंग्लिश के शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। ठीक है भैया। बात समझ आ रही ना? तभी हम अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम मातृभाषा को न समझा पाए तब आप उसके नजदीक का कोई शब्द, या तब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सब इंग्लिश में ये कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। समझ आ रही ना? ऐसे अपन जी। को शब्द, जैसे कंप्यूटर शब्द है, तो आप कंप्यूटर ही बोलेंगे साहब, मगर इंग्लिश ही क्या होगा इसका? संगणक, संगणक। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। संगणक। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? संगणक कहेंगे। अब आज देखिएगा, आप माउस है, कंप्यूटर है, सबको हिंदी में लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हैं लोग, हिंदी में लिखते हैं। तो हमें पुरजोर लगाना चाहिए जहां भी हमें ऐसा मौका मिले कि हमें कोई बात बोलनी है या मित्रों के साथ बैठ के गप्पे मारनी है। गप्प शब्द जानते हैं ना? गप्पे में गुप्त, बातें करना। अजी गुप्त शब्द का गप्प बन गया। अंदरूनी बात, अंदरूनी बात, गुप्त बात का गुप्त बन जाता। प्राकृत में बनता नहीं बनता है उसी का जो आधुनिक रूप गप्प बन गया, गप्प सड़ा के। गप्प क्या? आपकी अंदरूनी बात जिसमें आपको हंसी मजाक हो। आप गप्पे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं करते जो अपन को जानता नहीं है, उसके साथ नहीं करते। जो अपन को जानता पहचानता, आप उसके साथ गप्पे करते हैं। हाँ। और क्या गप्पे करते हैं? अपनी अंदरूनी, अपनी पुरानी बात, इन चीजों पे गप्पे मारते हैं। ठीक है, गप्पे में गुप्त बात। तो बहुत सारे शब्द हम अपने प्राकृत के बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि ये प्राकृत है। हमें ये नहीं पता प्राकृत है। बुढ़ा शब्द बोलते हैं, बुढ़ा, बुढ़ा मतलब बूढ़ा हुआ। बूढ़ा बोलते नहीं बोलते? हिंदी में बुढ़ा बोलते हैं, बुढ़ा बुढ़ी। ये क्या प्राकृत है? वृद्ध शब्द था, बुढ़ा को देखिए इंग्लिश हुआ। वृद्ध शब्द था, विकार के स्थान पर उकार बन गया, बू बन गया। क्या? व्री का बू बन गया। दा और धा, इन दोनों के स्थान पर प्राकृत में ड और ढा बन जाता है, तो बुद्ध बन गया था। बुद्ध को बुढ़ा बन गया, बुढ़ा बुढ़ी बन गया है। तो हम प्राकृत का शब्द बोलते ही नहीं बोलते? बोलते हैं प्राकृत का शब्द बोलते हैं। आप हिंदी की पूजा में पढ़ते हैं, उसमें अधिकांश शब्द आपको प्राकृत के मिलेंगे। कभी देवशास्त्र गुरु की संस्कृत वाली पूजा करिएगा, उसमें देव की पूजा अलग है, शास्त्र की अलग है और गुरु की अलग है। और तीनों में देखिएगा, पहली संस्कृत में स्तुति, फिर प्राकृत में स्तुति और फिर अभ्रंश में स्तुति। तीनों में स्तुति अलग अलग कही गई। उसको पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आ जाए। ये प्राणाहारे तोरणिया, ये जो प्राणाहार, प्राणाहारे तोरणिया, ये रुख मूल्यातावणिया। रुख शब्द बोलते हैं रूखा, रूखा बोलते हैं ना। रूखा किसका बनता है? रुख का अर्थ होता है वृक्ष। वृक्ष के स्थान पर रुख आदेश हो जाता है, और वृक्ष चिकना तो होता नहीं है, रूखा ही होता है। तो रुख शब्द वहां से, रूखा शब्द में जो उपयोग आ रहा हो, वृक्ष शब्द से रुख आदेश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप जब बोलेंगे और आपको उसकी इंग्लिश समझ में ना आए और हिंदी समझ में ना आए, तो कृपया अपनी नोटबुक में उसको नोट कीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। चम्मच है, कढ़ाई है? इन चीजों को क्या बोलते हैं? कैसे पता चलेगा क्या है ये सब? चम्मच, चम्मच शब्द आप बोलते हैं, कढ़ाई शब्द आप बोलते हैं, थाली शब्द आप बोलते हैं। थाली कहाँ से बना? स्थाली शब्द है संस्कृत का, स्थाली। सा का लोप हो गया क्योंकि आदि में संयुक्त तो होता नहीं है, तो सा का लोप हो गया, थाली बन गया। इस थाली को थाली बन गया। उसी प्रकार से स्थान शब्द होता है, स्थान। सा का लोप हो गया, थान बन गया। आप जानवरों कहते थाले थाले थाले, थान कहते नहीं कहते थान? क्या है? प्राकृत का शब्द है, थान बन गया, स्थान का थान बन गया।
तो हम प्राकृत के बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं जिनका अर्थ हम समझते हैं, परंतु ये नहीं पता कि वे प्राकृत है। ऐसे ही शिलालेखों में प्राचीनता भरी पड़ी है। तो ऐसे ही साहित्य में अब शिलालेखों को तो मिटा नहीं पाए, कोई दबे हुए थे, परंतु शास्त्रों की होली जलाई गई 6 महीने तक। हमारे यहाँ इतने अगाध साहित्य था, इतना साहित्य था कि जब मोहम्मद गौरी या औरंगजेब, इस दोनों में से कोई एक नाम है, 11वीं शताब्दी की, औरंगजेब नहीं होगा, मोहम्मद गौरी, जिसने तक्षशिला और जो बौद्धों का तक्षशिला था ना, उसको नष्ट किया था। तो 6 महीने तक उसने शास्त्रों की होली जलाई। अब बताइए कितने शास्त्र होंगे। चूल्हा जलाया नहीं कह रहा हूं मैं कि 6 महीने तक चूल्हे में शास्त्र जलाए, नहीं, होली जलाई। होली का अर्थ होता है बहुत बड़ी आग जिसमें शास्त्रों को डालते थे। इनका साहित्य नष्ट कर दो तो ये कुछ पढ़ेंगे नहीं तो अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। ऐसी मान्यता के हिसाब से उसने, मोहम्मद गौरी ने 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई। जो कुछ शास्त्र बचे लोगों ने अपने घरों के तलघरों में छुपा दिए, जो कोई ले जा नहीं पाया किताबों के बीच में छुपा दिए, अलमारियों के अंदर छुपा दिए। जो शास्त्रागार यानी साहित्य था, उन सबको उठा करके जला दिया गया। अब आपको कितना साहित्य मिला? उस जमाने में जितना साहित्य लिखा गया था उसका मुट्ठी भर साहित्य आपके पास नहीं। उस साहित्य में भी अब जितना साहित्य आज पांडुलिपि संग्रहालयों में सुरक्षित है, जिनके दरवाजे समाज लोग खोलते नहीं है, सड़ जाए पांडुलिपियां, वहां खोलेंगे नहीं। एक जगह में गया था पर्यूषण पर्व में प्रवचन करने, उसमें 2 अलमारियां भरी पड़ी थी पांडुलिपियों की, बड़े प्राचीन पांडुलिपियां थी। उधर के लोगों ने कहा भाई साहब इसमें पांडुलिपियां हैं, मैंने खोलो। चले जिनके पास चाबी है वो कहते हैं हमारे पिताजी ने इकट्ठे किए थे, हम नहीं खोलते। करते क्या है कि 10 लक्षण में धूप दशमी के दिन आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सारी पांडुलिपियों को झराते हैं, जितना कचरा या जितनी दीमक खा गए उनको, तो सबको बोरों में भर करके जला देते हैं। अरे साफ सुथरी बचती है उनको फिर रख देते हैं, फिर अगले साल आते हैं, फिर यही करते हैं। नष्ट हो जाएंगे। पांडुलिपियों खा गए, उन सबको जला देते हैं। लोग बकौती मानते हैं पांडुलिपियों को कि साहब मेरे बाप दादाओं की मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे जब खुद को पढ़ना नहीं आता है, किसी को दे दो, वो पढ़ेगा, उसका स्वाध्याय करेगा, अनुवाद करेगा, प्रकाशन में आएगा, लाखों लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं प्राकृत के ग्रंथों का संग्रह कर रहा था। संग्रह करते करते पता चला कि लोग कहते थे प्राकृत में आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है। जैनों के पास एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, कल्याणकारक, संस्कृत में है। इसके अलावा जैनों के पास कोई आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। मैंने देखा प्राकृत में एक ऋष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है, 200-250 गाथाएं उसमें। ऋष्ट समुच्चय आचार्य दुर्गदेव ने लिखा, उसमें प्राकृत के गाथाओं में आयुर्वेद का बहुत सारा ज्ञान दिया। ये वाली औषधि खाने से ये होता है, आयु जिसकी इतनी बच जाए, या कोई व्यक्ति छींक रहा है वो कितनी छींक लेता है उसके हिसाब से वो चल रहा है, उसकी श्वास कितनी चल रही है, नाड़ी कितनी चल रही है, उसके हिसाब से इसकी मृत्यु कब होगी वो निर्धारित किया उन्होंने। आयुर्वेद में सब कुछ बताया जाता है। ऐसे ही वास्तु का वो भी ग्रंथ मिला, ऐसे ही निमित्त शास्त्र का वो भी ग्रंथ मिला, ऐसी ज्योतिष का कर लक्षण नाम का ग्रंथ है कि कौन सी रेखा कहाँ होती है, उसका फल क्या होता है, पुरुष के कौन सा हाथ में कौन सी रेखा होती है, महिलाओं के कौन सी रेखा होती है, कर लक्षण प्राकृत में मिला, ज्योतिष का ग्रंथ है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ यदि आप ढूंढेंगे जो छपे हुए हैं, कुछ पांडुलिपियों में, संग्रहालयों में कैद है, मैं तो कैद ही मानता हूं उसको, संरक्षण क्या है वो कैद है। जब आदमी निकालेगा नहीं बाहर तो कैद ही हो गया वो ग्रंथ, तो कैद है। ऐसे ग्रंथों को बाहर उजागर किया जाए तो प्राकृत का बहुत सारा साहित्य अभी भी जो संरक्षित है वो हमारे सामने आ सकता है। और ऐसी बीड़ा आप लोगों को उठाना चाहिए
जहां भी आप लोगों को पता चले वहां से ग्रंथों को, पैसा तो खूब कमाया, पैसे की कोई कमी नहीं है, 1000 2000 10,000 रुपए लगे तो लग जाए, मगर ग्रंथ का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रतिलिपि ही मंगाओ कि साहब आपके यहाँ पर ये ग्रंथ है, उसकी प्रतिलिपि दे दो, आप फोटो स्टेट दे दो। आप मूल ग्रंथ देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, उसकी प्रतिलिपि आप दे दो, हम उसकी फोटो स्कैन करके रखेंगे, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको देंगे। जब आचार्य कुंदकुंद महाराज पूर्व अवस्था में जब ग्वाला थे, जब उन्होंने ग्रंथ का दान दिया था, क्या बने? आचार्य कुंदकुंद बने। हम भी ग्रंथों का दान देंगे तो क्या बनेंगे? दान देने से, ज्ञान का दान देने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप ज्ञान का दान नहीं दोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है ना जी। तो इस प्रकार से अपन ने आज थोड़ा विशेष भी जाना, और प्राकृत की कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। अब सविता जी बताएंगे, जिस दिन एग्जाम लेना हो आपको बता दीजिएगा, अगले सोमवार को एग्जाम ले लें क्या? भैया जी सभी से पूछ लेते हैं, जैसे सबको कंफर्टेबल होता है, आप लोग सभी बताइए। थोड़ी देर से ले लीजिए, मेरी 20 की क्लास छूट गई। कितना समय चाहिए भैया जी को बताइए। एक हफ्ता, अगले सोमवार को एक हफ्ता, हाँ अगले को। आज मंडे है ना, नेक्स्ट भैया जी आप नहीं, आज मंडे है, फिर एक मंडे आएगा, उसको नहीं, उसके बाद जो मंडे आएगा। तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं तो बीच की हमारी क्लास छूट गई पढ़ने को। पहले तो आप लोग तैयारी कर लेंगे 15 दिन की, नहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा कि जो सीखा है वो भी भूल जाए, ऐसा तो नहीं वो भूल चलो तो ठीक है फिर कर लेते। ऐसा कमिंग नहीं भैया जी, मैं तो 3-4 दिन यहाँ हूँ नहीं, संडे में आऊंगी। तो आप ले जाइए नोट्स, तो याद कीजिएगा, उसमें क्या है। नहीं भैया जी, जबलपुर जा रहे हैं महाराष्ट्री के दर्शन के लिए। अच्छा चर्चा कीजिएगा। आप लोग निर्धारित करके बता दीजिए, अपनी अपनी सुटेबल डेट बता दीजिएगा, उसके तो मंडे के अलावा वेडनेसडे को, बुधवार को ले लीजिए। वेडनेसडे पे ले लीजिए। आप अपनी अपनी डेट ना? व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसके आगे पीछे एक आध दिन की डेट जो सबके सहूलियत में बैठेगी वो कर देंगे। सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स पे डाल दें डेट, जैसे भैया जी बता रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जैसे भी कन्वीनियंस होगा तो एक डेट निर्धारित कर लेंगे उस चीज के लिए ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग, ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय तू पावे सुख दे, देव अर्यंत को गुरु सेवा निर्गन, दया दरो कालू सदा यही मोक्ष का कुंकुम। 9 बार 9 काल।